हिस्ट्री में हम लोग इस वक्त इतिहास में समुद्रगुप्त तक पहुंच गए हैं। गुप्त वंश हमारा चल रहा है और गुप्त वंश के अंदर समुद्रगुप्त तक हम लोग पहुंच गए हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमने कल पढ़ा कि वो अपने नाम के समान ही बहुत बड़े साम्राज्य पर अपना आधिपत्य रखते थे और अपने बहुत ज्यादा युद्धों को उन्होंने विजय किया था। बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने युद्ध किए थे। उत्तर भारत की बात करें तो 9 राजाओं को हराया था। दक्षिण भारत की बात करें तो 12 राजाओं को हराया था। गण राज्यों को भी उन्होंने अपने अधीन किया था और अपनी सीमाओं के पास स्थित सभी बड़े राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इतनी विजयों के कारण ही जो इंग्लिश इतिहासकार हैं उन्होंने इन्हें नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इनका चरित्र मूल्यांकन, किसी भी राजा का चरित्र मूल्यांकन करने के जब भी आती है बात तो यही आता है कि वो सबसे बड़े योद्धा थे और कला के प्रेमी और हाँ संगीत के प्रेमी की वीणा बजाते हुए उन्होंने सिक्कों के ऊपर दिखाया गया। तो हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा। अब इनकी मृत्यु 375 ईस्वी के करीब हो गई है और उसके बाद अब इनके पुत्र की बारी आती है। इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी जो उपलब्धियां हैं वो, और गुप्त वंश में और साथ में भारतीय इतिहास में उनकी उपलब्धियों से क्या योगदान रहा उसके बाद। ठीक है, तो आज हमारे इस टॉपिक के अनुसार हम लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त होने से इसका ये मीनिंग नहीं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य काल वाले, बिल्कुल नहीं है। नाम जरूर सेम है लेकिन ये अलग है, उनसे बिल्कुल विपरीत है। वो मौर्य वंश के थे, ये गुप्त वंश के। ठीक है, इन्हीं को चलो मैं एक और सॉल्व कर देता हूँ। इन चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य कहते थे। ठीक है, आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, बचपन में एक कहानी पढ़ी हो या कभी टीवी पर देखी हो, विक्रम और वेताल वाली कहानी। तो जो विक्रम महाराज थे वो यही थे। ठीक है, वेताल पचीसी और इनके दरबार में बहुत से कवि थे जिन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी। ठीक है, वो इनके समय में लिखी गई है। भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म के लिए इनका समय स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे ज्यादा इन्हीं का मतलब गुप्त वंश का जो समय है हिंदू समय में सबसे ज्यादा स्वर्ण युग कहा जाता है। एक तो ऐतिहासिक तथ्य बहुत मिलते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो जो साहित्यिक चीजें हैं, जो लिखित में है, प्रमाण है, वो सब इन पे मिलते हैं और इनसे जानकारी बहुत अच्छी मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में कि तत्कालीन समय में कैसा था समाज, किस प्रकार का और किस प्रकार से राजा थे, किस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं थी, वो सब पता लगता है। दूसरी बात, इनके समय में लेखन कार्य बहुत अच्छा हुआ था। मूर्ति स्थापना कला और ये स्थापत्य कला और इन सब बहुत अच्छी प्रगति हुई थी। विज्ञान इनके समय में बहुत अच्छा था। नागार्जुन की हम बात करते हैं ना, वो इन विक्रमादित्य के ही 9 रत्नों में से थे और जिन्होंने पारे से भस्म बनाने की विधि इजाद की थी। ठीक है, और आर्यभट्ट इनके ही दरबार में थे। दरबार में नहीं थे लेकिन इनके समय में उन्होंने गणित पर कार्य किया। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग है। और कैसे इन्होंने अपना युद्ध क्षेत्र, कैसे साम्राज्य विस्तार किया, कितने युद्ध किए, इन सब पर पढ़ेंगे। इनकी क्या राजनीतिक स्थिति रही और साथ में इनकी क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति थी गुप्त वंश की, वो एक अलग से अपन पढ़ेंगे ताकि अपने को उसके बारे में सारी नॉलेज रहे कि भारतीय संस्कृति में इनका क्या प्रभाव था। फिलहाल हम राजनीतिक बात ही कर रहे हैं। हम लोग उनकी पीढ़ियां पढ़ते आ रहे हैं और उसमें हम लोग समुद्रगुप्त तक तो पहुंच ही गए हैं। समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आती है। ठीक है, तो आप लोगों से बात करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास की दृष्टि से। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रारंभिक जीवन है वो कैसा था उसके बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे
और उनके उत्तराधिकारी। ठीक है, इनकी माता का नाम था दत्त देवी। अच्छा, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के दो पत्नियां थी, एक ध्रुव देवी और एक कुबेर नागा। ठीक है, सांची का जो अभिलेख है, सांची का जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज कहा गया। वाकाटक के नरेश, वाकाटक जगह के नाम है, हमने कल भी पढ़ा था, समुद्रगुप्त ने वाकाटक के से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वाकाटक नरेशों से, उनके राज्य से। तो उनके जो वाकाटक नरेश हैं प्रवर सेन द्वितीय, उनके अभिलेख में से देवगुप्त कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी युवावस्था में वीर साहसी हैं और उन्होंने विक्रमादित्य, नरेश चंद्र, सिंह चंद्र, सिंह विक्रम, विक्रम, नरेंद्र सिंह आदि उपाधियां धारण की। ये सारी उनके नाम की उपाधियां। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो है वो 375 ईस्वी। देखो, समुद्रगुप्त की मृत्यु होगी 375 ईस्वी, उसके तुरंत बाद गद्दी पर ये बैठते हैं 375 ईस्वी। 375 से लेकर और ये चलते हैं 414 ईस्वी तक। ठीक है, हम लोग अब बढ़ रहे हैं प्लस की तरफ, 314 तक आ गए, 300 ईस्वी आ गई हमारी। अब इसकी जो राजनीतिज्ञता थी वो कैसी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय कुशल राजनीतिज्ञ, वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने बहुत सी अपनी सीमाओं को मजबूत कर लिया था। किन किन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? सबसे पहले उसने किया नागवंशियों के साथ। ठीक है, उनकी जो पुत्री थी कुबेर नागा, उससे विवाह किया ताकि नागवंशी जो हैं वो इनके मजबूत पक्ष हो जाएं, ना कि शत्रु पक्ष में। इससे उसकी उत्तरी सीमा लगभग कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है। दूसरा विवाह किससे किया? दूसरा विवाह इन्होंने किया वाकाटक के साथ। वाकाटक नरेश अभी हमने बात की, उनके अभिलेखों में इन्हें देवगुप्त कहा गया है। तो वाकाटकों के जो थी कन्या, उनके साथ भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे कि वाकाटक अब इसके शत्रु ना हो करके इनके मित्र हो गए और उस वाकाटक की जो सीमा है वो मजबूत हो गई थी। डॉक्टर वी ए स्मिथ ने लिखा है कि वाकाटक नरेश की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण सौराष्ट्र और गुजरात के शक राजाओं पर उत्तर से आक्रमण करने वाले राजा के लिए सहायता या बाधा पहुंचा सकता था, इसलिए वाकाटक नरेश के साथ इस प्रकार की मैत्री संबंध करने से और चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों पर विजय प्राप्त करने में सबसे बड़ी सुविधा होती है। ठीक है, शक अगर इनको अपने साथ मिला लेते तो फिर इसको गुप्त वंश वाले को तो, चंद्रगुप्त को तो कोई भी हरा सकता था ना, दोनों मिलकर के। अब उसने क्या किया, उन शकों के साथ उसको कुषाणों को नाम मिलाकर खुद इसके साथ मिल गया, अपने वाकाटकों के साथ। वाकाटकों के साथ मिलने के बाद अब इसकी स्थिति मजबूत हो गई। अब अगर शक इस पर किसी प्रकार से आक्रमण करते हैं तो वाकाटकों को आकर के उनकी सहायता करनी पड़ेगी। तो भाई राजनीति पूरी इसने अपनी यूज की। तीसरा विवाह किया, वो था कदम्बों के साथ, कुंतल राज्य। ठीक है, महाराष्ट्र के दक्षिण का और कर्नाटक के पूर्वी भाग का लोग जो बीच का क्षेत्र था उसमें थे ये कदम्ब, कुंदल राज्य, कदम्ब वंश था वहां पर उस वक्त। तो उनका एक ताल गुंड नाम का भी लेख है, जिससे ये प्राप्त पता लगता है कि कदम्ब नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त वंश के गुप्त से किया। अब किस गुप्त से किया वो नहीं पता, लेकिन ये है कि इन्हीं से किया क्योंकि उनका समय उसी का था, 375 ईस्वी के लंबे। ये वैवाहिक संबंध राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे और इन वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप अब चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव और शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब ये तो थी राजनीतिक। अब बात करते हैं उनकी जो विजय है, किन किन पर इन्होंने विजय प्राप्त की, कौन कौन से युद्ध लड़े। युद्धों की बात करें हम तो
चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला जो युद्ध है या उसकी उपलब्धि है वो है गणराज्यों का विनाश। देखो अपन ने वहां पढ़ के आए हैं कि कुछ गणराज्य भी थे, समुद्रगुप्त में पढ़ के आए हैं, गणराज्यों के साथ उनके मैत्री संबंध थे। इसने क्या किया, उन गणराज्यों को खत्म करना शुरू कर दिया कि इनसे मैत्री ना रख करके इनको अपने अंदर ही मिला लेना चाहिए, उनका विनाश कर दिया। पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर, ठीक है, उसके मध्य का भाग, पश्चिम और उत्तर के मध्य के भाग में जहां कुषाण, अवंती और महाक्षत्रपों का राज्य था, और इसमें छोटे छोटे बहुत से गणराज्य भी विद्यमान थे। ये गणराज्य बड़े स्वतंत्रता प्रेमी थे, परंतु सैनिक दृष्टि से वो कमजोर होते थे। किसी भी विदेशी आक्रमण का सामना करने में वो लोग समर्थ नहीं थे। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने गणराज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और इससे उसकी शक्ति बढ़ गई। किस किस गणराज्य को इन्होंने अपने साथ मिलाया, इसका कोई भी लिखित उल्लेख नहीं है, कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी से का इनके एक अभिलेख में इन्हें गण आरी यानी गणारी कहते हैं। गण अरी, गणों का अरी यानी दुश्मन, ठीक है। तो इसीलिए इससे माना जाता है कि इन्होंने गण की जो थी व्यवस्था उसके अंदर काफी उनका विनाश किया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी महत्वपूर्ण विजय थी शकों पर विजय। वाकटकों से संबंध अच्छे हो गए, शकों की सीमाएं साथ लगने लगी, अब उनकी बारी आ गई। सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम मालवा के शकों का आधिपत्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों की शक्ति को नष्ट करना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले किस पर, वकटों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। और युद्ध में शकों की जब हुआ युद्ध तो उसमें शकों की पराजय हुई। शक छत्रप उस वक्त था रुद्र सिंह तृतीय यानी थर्ड, जो लड़ता हुआ मारा गया और इसके परिणाम स्वरूप अब चंद्रगुप्त द्वितीय का उनके ऊपर अधिकार हो जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उस पर अधिकार हो गया। अब अगला पूर्वी बंगाल पर विजय, ठीक है। पूर्वी बंगाल, बंगाल तक तो उसका था ही साम्राज्य, अब पूर्वी बंगाल तक उसका साम्राज्य है, जो तीसरा युद्ध था। अब नेक्स्ट जो आता है वो है पश्चिम उत्तर भारत पर आधिपत्य। देखो समुद्रगुप्त के भी दो भाग किए थे उसने भारत के, एक उत्तर वाला आर्यवर्त और एक दक्षिणापथ। अब आर्यवर्त के अंदर क्या किया, जब तक वो जीवित था तब तक तो वो बोले नहीं, जब उनकी मृत्यु हुई तो कुछ लोगों ने वहां पर भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। अब इसने किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन लोगों को शांत किया, उनसे युद्ध किया और उनको वापस अपने राज्य में मिला लिया। यही बात दक्षिण पथ के राजाओं के लिए भी है। दक्षिण पथ के कुछ राजाओं ने, अच्छा ये सारी चीजें मिलती है हमें मेहरौली के स्तंभ लेख से। मेहरौली का स्तंभ लेख लोहे यानी लोहे में कुछ धातुएं मिला करके बनाया गया है, जो उस समय 375 ईस्वी के करीब उसको जब बनाया गया था, उस समय से लेकर आज 2000 वर्षों के बाद भी वो मेहरौली का जो लोह स्तंभ है ऐसी धातु से बना है, लोहे का है, लेकिन फिर भी उस पर आज तक जंग नहीं लगा। इतनी महत्वपूर्ण धातु को मिक्स करना वो लोग जान गए थे, जिससे कि खराब नहीं होती। आज तक स्टेनलेस स्टील छोड़ो, किसी पर भी ऐसे लोहे से जो चीज बनी है, जो भी लोह अयस्क से बनी है, उस पर जंग तो जरूर लगता है, इस पर नहीं लगा है। बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके द्वारा। उस मेहरौली लोह स्तंभ पर यह लिखा हुआ है कि उसे चंद्रगुप्त के शौर्य समीर से आज भी दक्षिण समुद्र सुगंधित है ना, कि चंद्रगुप्त द्वितीय की शौर्य समीर से आज भी दक्षिण का समुद्र सुगंधित है। इस लाइन से ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दक्षिण भारत पर भी आधिपत्य रहा, ठीक है। साम्राज्य कितना बड़ा विस्तृत था इसका, मेहरौली अभिलेख, ताम्र मुद्राओं
और भी कई चीजों से ये प्राप्त होती है जानकारी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कम से कम पंजाब तक और संभवतः उसने बल्ख यानी बैक्ट्रिया तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। मध्य देश तक उसका शासन चल रहा था। पूर्व में बंगाल तक उसका शासन विस्तृत हो गया। बिहार पर उसका अधिकार था। सिंधु डेल्टा दक्षिण पश्चिम में, गुजरात काठियावाड़ पर उसका अधिकार था। कश्मीर दक्षिणी सीमा को छूता हुआ और वाकाटक कदम्ब से होता हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। पश्चिम में गुजरात से लेकर बंगाल तक यह प्रदेश चंद्रगुप्त द्वितीय के अधिकार में था। एक और बात, इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वाराणसी के निकट नगवा गांव में पत्थर के घोड़े की प्रतिकृति यानी कि एक मूर्ति मिलती है जिस पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। इससे ये एक अनुमान लगाया जाता है कि वह मूर्ति उसी घोड़े की है जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अश्वमेध यज्ञ में काम जिसे लिया था, जिस घोड़े से, उसकी ही एक मूर्ति है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये बात सिर्फ इसी चीज से प्रमाणित होती है, बाकी और कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ ज्ञात नहीं होता। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का थोड़ा चरित्र मूल्यांकन करते हैं। चरित्र मूल्यांकन के अनुसार वो क्या था, मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूं, यदि हम किसी भी राजा महाराजा, किसी भी हम जो योद्धा है उसकी जब हम चरित्र मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हमेशा सबसे पहला यानी उसके जो गुण होते हैं उनके गुणों को ही दर्शाना होता है। वो वीर योद्धा था, महान विजेता था, साम्राज्यवादी था, वो बहुत दानवीर था, योग्य शासक था, अच्छा राजनीतिज्ञ था, धर्म के प्रति कैसा था और कला और संरक्षण देता था। ऐसी चीजें उसके बारे में हमें लिखनी ही होती। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि वो वीर योद्धा था। बिल्कुल था, वीर योद्धा था और योद्धा था तभी उसने अपने पिता के समान कई युद्धों में विजय हासिल की। ठीक है, और विजयों के कारण उसने कई ऐसे काम भी किए जिससे कि उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। महान विजेता था। देखो विजेताओं में उसने क्या किया, शकों कुषाणों की शक्ति का खत्म ही कर दिया। ठीक है, उनका विशाल साम्राज्य था, उनको खत्म कर दिया। खुद को विक्रमादित्य, विक्रमांक सिंह, चंद्र सिंह, विक्रम ऐसी उपाधियां धारण की, क्योंकि साहसी था, वीर था, पराक्रमी था। डॉक्टर बैनर्जी कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता से मिले हुए राज्य को एक साम्राज्य का रूप दे दिया था। समुद्रगुप्त ने जो एक राज्य दिया उसको उसने अब साम्राज्य बना दिया, बहुत बड़ा राज्य कर दिया। पंजाब और पश्चिम भारत के, ठीक है, सौतीन को समाप्त करके वह उत्तरी भारत का वास्तविक स्वामी बन गया और अपनी मृत्यु के समय वह निसंदेह भारत का सर्वोच्च शासक था। अब जब उसने राज्य तो बना लिया, अब उस राज्य के अंदर उसका शासन कैसा था उस पर चर्चा करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन का प्रबंध था वो बिल्कुल गुप्त वंश में धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही था, जैसे समुद्रगुप्त या पहले श्री गुप्त और उनके समय में था। तो बिल्कुल वैसा ही सुदृढ़ साम्राज्य और वैसी शांति और व्यवस्था इसके राज्य में भी थी। नैतिक और भौतिक उन्नति, अपनी प्रजा के प्रति दया का भाव ये रखता था। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय को शासन की शासन व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि शासन बड़ा ही उदार था और सम्राट जो था कर्तव्य परायण था, न्याय प्रिय था, सम्राट में शांति और व्यवस्था
बनाने की योग्यता थी तथा प्रजा उससे बहुत खुश थी, जिससे कि वहाँ की प्रजा जो है सुखी प्रतीत होती है। बिल्कुल होएगी भाई, अगर ऐसा साम्राज्यवादी व्यक्ति है जो जनता के बारे में विचार करता है, लोक कल्याणकारी कार्य करता है, तो बिल्कुल उसकी प्रजा उससे सुखी होगी। उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ, अरे भाई राजनीतिज्ञ तो था ही उच्च कोटि का, क्यों? क्योंकि उसने वैवाहिक संबंध ऐसे ऐसे राज्यों से किए जिससे कि उसकी स्थिति मजबूत हो, किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई और आक्रमण ना कर दे, अपनी स्थिति को उसने बहुत अच्छे से संभाल। फिर बात करते हैं कि साहित्य और कला का प्रेमी था, बिल्कुल था भाई, आश्रयदाताओं को आश्रय देता था। ऐसे उसके जो दरबार में ना 9 रत्न होते थे, 9 रत्न, नवरत्न जो थे इनके दरबार में थे। तो अकबर के दरबार में भी 9 रत्न होते थे, और वो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट है वो इससे लिया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से, क्योंकि इनके दरबार में सबसे पहले 9 रत्न होते थे। वो उच्च कोटि के विद्वान होते थे, वो नवरत्न, जिनमें महाकवि कालिदास उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक। चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध मंत्री वीरसेन उच्च कोटि का विद्वान भी था। वह व्याकरण, न्याय और मीमांसा और लोक नीति में निपुण था। उसके शासनकाल में संस्कृत साहित्य की अत्यधिक उन्नति होती है। हम ये कला और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, तब इनके शासन की व्यवस्था के बारे में सब करेंगे, तब इसको अच्छे और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, कला प्रेमी था वो, क्योंकि उसकी कला, स्थापत्य और मूर्ति कला उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, उन्नति हुई है, इसलिए वो एक कला प्रेमी भी था। धर्म के प्रति उसका देखा जाए तो वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। विष्णु धर्म, विष्णु भगवान को वो सबसे ज्यादा पूजा करता था, और उसी धर्म को अनुयायी था, तो इसलिए कहा जाता है ना, अभी गुप्त वंश जो है वो हिंदू धर्म के लिए स्वर्ण युग था। उच्च कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी, सभी को अपने अपने धर्मों को मानने की वो छूट देता था, स्वतंत्रता प्रदान करता था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का कथन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय श्रेष्ठ शासक तो था ही, वह कट्टर वैष्णव धर्मी, परंतु दूसरे संप्रदाय के न्यायियों को उसने राज्य के उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। इससे पता लगता है कि वो सभी धर्मों को मानने वाला व्यक्ति था। ठीक है, और फिर आता है एक महान पिता का महान पुत्र यह बना है। इतिहासकार बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान पिता समुद्रगुप्त की भांति एक वीर योद्धा, महान विजेता ही था, और उसने अपने पिता समुद्रगुप्त के राज्य को संरक्षित रखा, और जिससे कि इस राज्य में और अत्यधिक विजय प्राप्त करके उसका विस्तार, दिग्विजय नीति अपनाते हुए गणराज्यों को, शकों को समूल नष्ट कर दिया, और वकटकों से और अन्य से वैवाहिक संबंध स्थापित करके और अपने राज्यों की सीमाओं को मजबूत किया। डॉक्टर पी.एल. भार्गव ने लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान पिता का महान पुत्र था। उसका शासनकाल भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ युगों में से एक है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं, समुद्रगुप्त ने विजय कार्य आरंभ किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे पूरा करके दिखाया। शांतिमय, संगठित, विशाल साम्राज्य जो उसने उत्तराधिकारी को सौंपा था, वो महान सेनानी और सुयोग्य राजनीतिज्ञ के ही नहीं बल्कि प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रयत्नों का भी परिणाम था। मतलब उसकी एक तरह से सभी जितने भी लेखक हैं, जितने भी, मैं लेखक नहीं कहूँगा, इतिहासकार कहूँ, जितने भी इतिहासकार हैं वो सारे के सारे इनकी विजय गाथा को गा रहे हैं और उनकी एक तरह से तारीफ कर रहे हैं, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि वो एक महान राजा था, और जिसने संपूर्ण जो समुद्रगुप्त ने जो एक युद्ध के करके जो साम्राज्य को बनाना शुरू किया था, इस व्यक्ति ने, विक्रमादित्य ने उस कार्य को पूरा किया, और उस कार्य में ये सफल भी रहा, अपने साम्राज्य के विस्तार में सफल रहा, अपनी सीमाओं की मजबूती के लिए सफल रहा, अपने द्वारा किए गए शासन से प्रजा को भी खुश रखने में सफल रहा। ये कुशल राजनीतिज्ञ था, कुशल शासक था, कुशल प्रशासक था, महान विजेता था।
कला प्रेमी सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसके समय में सबसे ज्यादा साहित्य ये सब इसके कुछ गुप्त वंश में हमने आज चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में ये चीजें पढ़ी। ठीक है, तो अब हमें पता लगता है कि हम लोग गुप्त वंश के तकरीबन जो उच्च चरम है उस चरम पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इस चरम पर पहुंच गई है स्थिति, अब इसके बाद धीरे धीरे ये आगे कैसे बढ़ेगी इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने जो पढ़ा है उसे आप कल जो अपनी बुक्स में पढ़िएगा, और अच्छा इसमें जो भी मिलता है आप उसको नोट करिएगा, अपने नोट्स को बनाइए, उसको पढ़िए, और अपनी कक्षा के जितना भी वर्क है उसको कंप्लीट रखिए। जितना भी पेपर है, एग्जाम है आपके, उस एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इसको कंटिन्यू करिए। और हाँ, अपने सभी मित्रों से कहिए भी कि हम जो हमारे वीडियोज हैं, हमारी लाइव क्लास है, इस लाइव क्लास में आए। यदि कोई प्रश्न होता है तो चैट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे कहिए कि वो जुड़े, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को और भी अच्छे से करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और इस क्लास में क्या बदलाव कर सकता हूँ, मैं इस पर भी कार्यरत रहता हूँ। जल्दी ही अच्छे एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।